हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम क्लास 11th के पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 6 जुडिशियरी यानी न्यायपालिका चैप्टर पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन। Many times courts are seen only as arbitrators in disputes between individuals or private parties, but judiciary performs some political functions also. Judiciary is an important organ of the government. The Supreme Court of India is in fact one of the very powerful courts in the world. Right from 1950, the judiciary has played an important role in interpreting and in protecting the Constitution. In this chapter, you will study the role and importance of the judiciary. In the chapter on fundamental rights, you have already read that the judiciary is very important for protecting our rights. After studying this chapter, you will be able to understand the meaning of independence to judiciary, the role of Indian judiciary in protecting our rights, the role of the judiciary in interpreting the Constitution, and the relationship between the judiciary and the Parliament of India. Why do we need an independent judiciary? हर समाज में व्यक्तियों के बीच, समूहों के बीच और व्यक्ति समूहों और सरकार के बीच विवाद उठता रहता है। इन सभी विवादों को कानून के शासन के सिद्धांत के आधार पर एक स्वतंत्र संस्था द्वारा हल किया जाना चाहिए। कानून के शासन का भाव ये है कि धनी और गरीब, स्त्री और पुरुष और मतलब पुराने या पिछड़े सभी लोगों पर एक समान कानून लागू हो। न्यायपालिका की प्रमुख भूमिका ये है कि वो कानून के शासन की रक्षा और कानून की सर्वोच्चता को सुनिश्चित करे। न्यायपालिका व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा करती है, विवादों को कानून के अनुसार हल करती है और ये सुनिश्चित करती है कि लोकतंत्र की जगह किसी एक व्यक्ति या समूह की तानाशाही ना ले। इसके लिए जरूरी है कि न्यायपालिका किसी भी राजनीतिक दबाव से मुक्त हो। स्वतंत्र न्यायपालिका का मतलब क्या है? ये स्वतंत्रता कैसे सुनिश्चित करती है? आइए इसके बारे में जानें। सरकार के दो अंग विधायिका और कार्यपालिका न्यायपालिका के कार्यों में किसी प्रकार की बाधा ना पहुंचाए ताकि वो ठीक ढंग से कार्य करे, न्याय कर सके। सरकार के कई अंग न्यायपालिका के निर्णयों में हस्तक्षेप नहीं करें। न्यायाधीश बिना डर या किसी भेदभाव के अपना कार्य कर सकें। न्यायपालिका की स्वतंत्रता का मतलब स्वेच्छाचारित या उत्तरदायित्व का अभाव नहीं है। न्यायपालिका देश की लोकतांत्रिक राजनीतिक संरचना का एक हिस्सा है। न्यायपालिका देश के संविधान, लोकतांत्रिक परंपरा और जनता के प्रति जवाबदेह है। न्यायपालिका को स्वतंत्रता कैसे दी जा सकती है और उसे सुरक्षित कैसे बनाया जा सकता है? भारतीय संविधान ने कई उपायों के द्वारा न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुनिश्चित की है। न्यायाधीशों की नियुक्तियों के मामले में विधायिका को सम्मिलित नहीं किया गया है। इससे ये सुनिश्चित किया गया कि इन नियुक्तियों में दलगत राजनीति की कोई भूमिका न रहे। न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति होने के लिए किसी व्यक्ति को वकालत का अनुभव या फिर कानून का विशेषज्ञ होना चाहिए। उस व्यक्ति के राजनीतिक विचार या निष्ठाएं उसकी नियुक्ति का आधार नहीं बनना चाहिए। न्यायाधीशों का कार्यकाल निश्चित होता है। वो सेवानिवृत्त होने तक पद पर बने रहते हैं। केवल अपवाद स्वरूप विशेष स्थितियों में ही न्यायाधीशों को हटाया जाता है। इसके अलावा उनके कार्यकाल को कम नहीं किया जा सकता। कार्यकाल की सुरक्षा के कारण न्यायाधीश बिना किसी डर या भेदभाव के अपना काम कर पाते हैं। संविधान में न्यायाधीशों को हटाने के लिए बहुत कठिन प्रक्रिया निर्धारित की गई है। संविधान निर्माताओं का मानना था कि हटाने की प्रक्रिया कठिन हो तो न्यायपालिका के सदस्यों का पद सुरक्षित रहेगा। अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस। न्यायाधीशों की नियुक्ति कभी भी राजनीतिक रूप से निर्विवाद नहीं रही है। ये राजनीतिक प्रक्रिया का एक हिस्सा है। ये बात अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाता है कि उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश कौन है।
इससे संविधान की व्याख्या पर फर्क पड़ सकता है। न्यायाधीश का राजनीतिक दर्शन क्या है, सक्रिय और मुखर न्यायपालिका के बारे में उसकी राय है, नियंत्रित और प्रतिबद्ध न्यायपालिका के विषय में उसके क्या विचार हैं, इन सब बातों का प्रभाव लागू किए जाने वाले कानूनों पर पड़ता है। मंत्रिमंडल, राज्यपाल, मुख्यमंत्री और भारत के मुख्य न्यायाधीश ये सभी न्यायिक नियुक्ति की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के मामले में सालों से परंपरा बन गई है कि सर्वोच्च न्यायालय के सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश को इस पद पर नियुक्त किया जाएगा। लेकिन इस परंपरा को 2 बार तोड़ा गया है। 1973 में 3 वरिष्ठ न्यायाधीशों को छोड़कर न्यायमूर्ति A.N. रे को भारत का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया। फिर 1975 में न्यायमूर्ति H.R. खन्ना को पीछे छोड़ते हुए न्यायमूर्ति M.H.B. की नियुक्ति की गई थी। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के कई न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश की सलाह से करते हैं। रिमूवल ऑफ जजेस। सर्वोच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उनके पद से हटाना काफ़ी कठिन है। साबित होने या फिर अयोग्यता की दशा में ही उन्हें पद से हटाया जा सकता है। न्यायाधीश के विरुद्ध आरोपों पर संसद के एक विशेष बहुमत की स्वीकृति जरूरी होती है। क्या आपको याद है कि ये विशेष बहुमत क्या है? इसे हमने चुनाव वाले चैप्टर में पढ़ा है। इससे स्पष्ट है कि न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया बहुत कठिन है। अगर आपने वो चैप्टर नहीं पढ़ा है तो आप इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के क्लास 11 पॉलिटिकल साइंस NCERT नेम से प्लेलिस्ट है, उससे जाके देख सकते हैं। उसमें फुल डिटेल आपको वीडियोस मिल जाएगी। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया बहुत कठिन होती है। जब तक संसद के सदस्यों में आम सहमति ना हो तब तक किसी न्यायाधीश को हटाया नहीं जा सकता। ये भी मतलब है कि जहां उनकी नियुक्ति में कार्यपालिका की महत्वपूर्ण भूमिका है, वहीं उनको हटाने की शक्ति विधायिका के पास है। इसके द्वारा सुनिश्चित किया गया है कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता बची रहे और शक्ति संतुलन भी बना रहे। अब तक संसद के पास किसी न्यायाधीश को हटाने का केवल एक प्रस्ताव विचार करने के लिए आया है। इस मामले में हालांकि 2/3 सदस्यों ने प्रस्ताव के पक्ष में मत दिया, लेकिन न्यायाधीश को हटाया नहीं जा सका क्योंकि प्रस्ताव पर सदन की कुल सदस्य संख्या का बहुमत नहीं मिल सका। स्ट्रक्चर ऑफ द जुडिशरी। यहाँ पर संरचनाएं बताई गई हैं। भारतीय संविधान एकीकृत न्यायिक व्यवस्था की स्थापना करता है। इसका मतलब है कि विश्व के कई संघीय देशों के अलावा भारत में अलग से प्रांतीय स्तर के न्यायालय नहीं हैं। भारत में न्यायपालिका की संरचना पिरामिड की तरह है, जिसमें सबसे ऊपर सर्वोच्च न्यायालय, फिर उच्च न्यायालय और सबसे नीचे जिला और अधीनस्थ न्यायालय है। यहाँ पर आप पिक्चर्स में देख सकते हैं, डायग्राम बताया गया है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के बाद से हाई कोर्ट, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एंड देन सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स आता है। जुरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। यानी सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार। भारत का सर्वोच्च न्यायालय विश्व के सर्वाधिक शक्तिशाली न्यायालयों में से एक है, लेकिन ये संविधान द्वारा तय की गई सीमा के अंदर ही काम करता है। सर्वोच्च न्यायालय की कार्य और उत्तरदायित्व संविधान में दर्ज है। सर्वोच्च न्यायालय को खास किस्म का क्षेत्राधिकार भी मिला हुआ है। यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी डायग्राम के थ्रू आपको बताया गया है। ओरिजिनल, एपिलेट, एडवाइजरी, रिट क्या होता है? जो व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए बंदी, प्रत्यक्षीकरण या परम आदेश, निषेध आदेश, उत्प्रेक्षण, लेख और अधिकार परीक्षा जारी करने का अधिकार को हम लोग रिट कहते हैं। ओरिजिनल जुरिडिक्शन
मौलिक अधिकार क्या होता है? कुछ मुकदमे की सुनवाई सीधे सर्वोच्च न्यायालय कर सकता है। ऐसे मुकदमे में पहले निचली अदालतों में सुनवाई जरूरी नहीं। ऊपर के फिगर में आपने यहाँ समझा, संघीय संबंधों से जुड़े मुकदमे सीधे सर्वोच्च न्यायालय में जाते हैं। सर्वोच्च न्यायालय का मौलिक अधिकार या क्षेत्राधिकार उसे संघीय मामलों से संबंधित सभी विवादों में एक अंपायर या निर्णायक की भूमिका देता है। किसी भी संघीय व्यवस्था में केंद्र और राज्यों के बीच अलग अलग राज्यों में परस्पर कानूनी विवादों का उठना स्वाभाविक है। इन विवादों को हल करने की जिम्मेदारी सर्वोच्च न्यायालय की है। इसे मौलिक क्षेत्राधिकार इसलिए कहते हैं क्योंकि इन मामलों को केवल सर्वोच्च न्यायालय ही हल कर सकता है। इनकी सुनवाई ना तो उच्च न्यायालय और ना ही अधीनस्थ न्यायालयों में हो सकती है। अपने इस अधिकार का प्रयोग कर सर्वोच्च न्यायालय न केवल विवादों को सुलझाता है बल्कि संविधान में दी गई संघ और राज्य सरकारों की शक्तियों की भी व्याख्या करता है। जुडिशरी एंड पार्लियामेंट। न्यायपालिका ने अधिकार के मुद्दे पर तो सक्रियता दिखाई ही है। राजनीतिक व्यवहार बर्ताव से संविधान को कुछ दिखाने की प्रवृत्ति पर भी अंकुश लगाया गया है। इसी कारण जो विषय पहले न्यायिक पुनरावलोकन के दायरे में नहीं थे उन्हें अब इस दायरे में ले लिया गया है, जैसे कि राष्ट्रपति और राज्यपाल की शक्तियाँ। ऐसे और भी कई एग्जाम्पल हैं जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने न्याय की स्थापना के लिए कार्यपालिका की संस्थाओं को निर्देश दिया है। जैसे उसने हवाला मामले, नरसिंह राव मामले और पेट्रोल पंप के अवैध आवंटन जैसे कई मामलों में सीबीआई यानी केंद्रीय जांच ब्यूरो को निर्देश दिया कि वो भ्रष्ट राजनेताओं और नौकरशाहों के विरुद्ध जांच करें। आपने इनमें से कुछ के बारे में तो सुना होगा। इनमें से कई एग्जाम्पल्स न्यायिक सक्रियता के परिणाम हैं। भारतीय संविधान शक्ति के सीमित बंटवारे, अवरोध और संतुलन के एक सुंदर सिद्धांत पर आधारित है। इसका मतलब ये है कि सरकार के सभी अंग का एक स्पष्ट कार्य क्षेत्र है। संसद कानून बनाने और संविधान का संशोधन करने में सर्वोच्च है। कार्यपालिका उन्हें लागू करने और न्यायपालिका विवादों को सुलझाने ये सुनिश्चित करने में सर्वोच्च है कि क्या बनाए गए कानून संविधान के अनुकूल हैं। इस स्पष्ट कार्य विभाजन के बावजूद संसद और न्यायपालिका और कार्यपालिका न्यायपालिका के बीच टकराव भारतीय राजनीति की विशेषताएं रही हैं। और यहीं हम चैप्टर के कंक्लूजन यानी निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। इस चैप्टर में आपने अपनी लोकतांत्रिक संरचना में न्यायपालिका का भूमिका का अध्ययन किया। न्यायपालिका विधायिका कार्यपालिका के बीच समय समय पर उठने वाले विवादों के बावजूद न्यायपालिका की साख बढ़ी है। न्यायपालिका से कुछ और भी अपेक्षाएं हैं। आम आदमी को आश्चर्य होता है कि किस आसानी से कई दोषी लोग न्यायपालिका से बेदाग बरी हो जाते हैं और कैसे वहीं धनी और दबंगों के असर में गवाह अपने बयान से मुकर जाते हैं। ये कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिनके बारे में स्वयं न्यायपालिका भी चिंतित है। इस चैप्टर में आपने देखा कि भारत में न्यायपालिका बहुत शक्तिशाली संस्था है। इस शक्ति ने बड़े आश्चर्य और बहुत सी आशाओं को जन्म दिया है। भारतीय न्यायपालिका अपनी स्वतंत्रता के लिए भी जानी जाती है। कई निर्णयों के माध्यम से न्यायपालिका ने संविधान की नई व्याख्याएं दी हैं और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा भी की है। जैसे कि हमने इस चैप्टर में देखा कि लोकतंत्र वास्तव में विधायिका और न्यायपालिका के बीच एक अत्यंत संवेदनशील संतुलन पर आधारित है और इन दोनों को संविधान की सीमाओं के अंदर ही रहकर कार्य या काम करना पड़ता है।